नमस्कार दर्शकों, खुला आकाश कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तू चल तो सही, रास्ते खुद देंगे सहारा तुझे। तू चल तो सही, रास्ते खुद देंगे सहारा तुझे। नजर उठाकर तो देख, मंजिल कर रही इशारा तुझे। जी हाँ, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है कि आदिकाल से आज तक आदम के बेटे ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसने सागर के सीने चीरे हैं, उसने चांद के दर चूमे हैं, उसने इस धरती का नक्शा बदल दिया है और आज भी वो कुछ ना कुछ ईश्वर की दुनिया में नया जोड़ने में लगा है। और इंसान की इस कामयाबी के पीछे है बहुत ही नायाब चीज़, इंसानी दिमाग, जो आपके पास, मेरे पास, हम सभी के पास है। और देखना ये है दोस्तों कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा और सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और इसीलिए हम तैयार कर रहे हैं आपको, आपकी याददाश्त बढ़ा रहे हैं ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुँचें, आज के समय के साथ चल सकें। क्यों पुनीत, हमारी जो कोशिश है कि हम हर एक एपिसोड में कदम दर कदम बढ़ रहे हैं और याददाश्त, मेमोरी एनहांसमेंट की तरफ हम हर अपना एक कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल अनुपमा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि दुनिया में सबसे नायाब चीज़ है तो वो है इंसान का दिमाग। और आप लोगों ने इस बात को तय करके कि ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप, इसका मतलब आप अपने लिए जागरूक हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, डिसीजन लिया है। और पिछले एपिसोड्स में हमने जो भी टेक्निक्स आपको बताई हैं, हमें पूरी उम्मीद है आप उन्हें अमल में ला रहे हैं और उनको यूज़ करके तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। सीमा जी और कमलेश जी दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों के लिए एक बात कहना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को आप राह पर ले तो आए हैं, बातों ही बातों में और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू पुनीत। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा जोशी धारावाहिक खुला आकाश में आप सबका स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ लर्निंग एंड लाइफ स्किल ट्रेनर श्री कमलेश चंद्रा जी का। कमलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सीमा जी और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हमने याद करने की साइंटिफिक टेक्निक सीखी जिसे कहते हैं 5SQR। उस 5SQR में से हमने 3 स्टेप्स सीखे। आज हम उस चौथे स्टेप पे जा रहे हैं, लेकिन कमलेश जी हम चाहते हैं कि उस चौथे स्टेप के बारे में बताने से पहले आप एक बार फिर से हमें उन 3 स्टेप्स के बारे में संक्षिप्त में बताएं, जिससे दर्शक उसके साथ आसानी से उसे समझ सकें, अपने आप को जोड़ सकें। हाँ बिल्कुल सीमा जी। सबसे पहले अगर हम अपने मस्तिष्क की असीम शक्तियों को काम में लेना चाहते हैं तो हमें सेट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, यानी कि तैयार करना अपने मन को, मस्तिष्क को, शरीर को, ज्ञानेंद्रियों को, अपने स्थान और अपने समय को। ये सेट का पहला चरण है। और दूसरे चरण में हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट का मतलब चुनाव करना, हमें क्या पढ़ना है, कितने समय में पढ़ना है, हमारे लक्ष्य का चुनाव। और इसके बाद तीसरी जो प्रक्रिया है वो है स्टिमुलेशन की, कि इससे पहले कि हम पढ़ाई में जाएं और उसको पूरा समझें, आवश्यकता रहती है कि हम हमारे दिमाग को उसके प्रति स्टिमुलेट करें, यानी उसको सक्रिय करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इन 3 चरण के बाद चौथा चरण होता है स्ट्रक्चराइज करना, अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित करना और उसके बाद पढ़ाई करना। कमलेश जी, यहाँ अभी आपने एक नई टर्म बताई हमें पढ़ाई के लिए, स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर बनाने का अगर हम हिंदी में अर्थ देखें तो होता है ढांचा बनाना। ये ढांचा बनाना पढ़ाई के लिए और याद करने के लिए कैसे सहायक है, कुछ बताइए इस बारे में। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और आज हम इसी चरण पे चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को दिमाग में ठहराने के लिए कोई आधार चाहिए। जैसे छोटे से उदाहरण से हम समझते हैं, जब हम मकान की छत डालते हैं तो पहले हम कुछ फंटे लकड़ी के या कुछ लोहे का एक स्ट्रक्चर रखते हैं और उस स्ट्रक्चर के ऊपर फिर कंक्रीट और सीमेंट हम डालते हैं। अगर तो वो ढांचा नहीं हो और उसके बिना हम छत डालने का प्रयास करें तो वो बहुत ही थका देने वाला और अंतहीन प्रक्रिया होगी। ठीक इसी तरह से बच्चे जब चीज़ों को याद करते हैं तो बिना किसी आधार के वो दिमाग में चीज़ों को डालते हैं और इस प्रक्रिया में बार बार प्रयास करने के बाद भी वो चीज़ दिमाग में टिकती नहीं। तो अगर हम किसी भी चीज़ को याद रखना चाहते हैं उससे पहले एक ढांचा बना लें दिमाग में। उस ढांचे पे हम नए नॉलेज को, नई चीज़ों को अगर स्टोर करें, बहुत ही सहजता से, आसानी से कोई भी चीज़ याद हो जाएगी। हमने मकान बनते हुए तो बहुत बार देखे, हम जानते हैं छत डलती है, फंटे डलते हैं और छत रुक जाती है। लेकिन यहाँ आपने एक नई चीज़ बताई कि दिमाग में भी कोई चीज़ को रखने के लिए हमें आधार बनाना पड़ेगा। तो ये दिमाग में आधार कैसे बनाएं हम?
आप देखिए, कुछ भी चीज़ जो हमारे जीवन में कभी भी घटित हुई है, जैसे ही आप उस चीज़ को रिकॉल करते हैं, कुछ तस्वीरें आपके दिमाग में आने लगती हैं। और शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो बिना तस्वीर के आप दिमाग से रिकॉल कर सकते हैं। कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, जैसे ही आप उसको याद करेंगे, तस्वीरें जल्दी से दिमाग में आती हैं और लाखों लाखों तस्वीरें हमारे दिमाग में रहती हैं। अगर इन तस्वीरों को हम एक व्यवस्थित क्रम दे दें, एक सही सटीक तरीके से रख दें, तो दिमाग में जो पहले से बहुत सारे विजुअल्स और तस्वीरें पड़ी हैं, ये नई सूचनाओं को याद रखने के लिए एक आधार का काम कर सकती हैं और याद रखने की प्रक्रिया सहज और सरल हो सकती है। इसको आप हमें कुछ उदाहरण से समझा सकते हैं कि ये किस तरह से हम ये पुराने सूचनाओं को कैसे आधार बनाएं नई सूचनाओं के लिए? मान लीजिए कि हमें देश के जो अब तक के 15 राष्ट्रपति हुए हैं, उनके बारे में एक एक करके उनके सबके नाम ठीक उसी क्रम में याद रखने हैं। ये नाम बहुत बार आंखों के सामने से निकलते हैं और हमारे बहुत सारे दर्शकों ने जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, कभी ना कभी जीवन में इस सूची को देखा है, पढ़ा है, लेकिन वो याद नहीं रहती क्योंकि आधार नहीं होता। अभी आपके दिमाग में जो कुछ तस्वीरें पड़ी हैं, उनको एक व्यवस्थित क्रम में, एक आधार में हम रखते हैं और उसके बाद हम एक बार पुनः इन नामों को याद रखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ये कितना सहज होता है। तो एक बार ज़रा 15 नंबर तक कुछ तस्वीरों को एक खास क्रम में हम सजा लें। जैसे कि एक बार बोर्ड पे हम नज़र डालें। जैसे अब यहाँ हम देख रहे हैं बोर्ड पर एक के लिए एक से मिलती जुलती एक आकृति, जैसे पेन या कलम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये तस्वीर नंबर 1 के लिए हो सकती है। 2 जो है वो बतख के जैसा दिखता है, तो ये तस्वीर हम नंबर 2 के लिए दिमाग में रख सकते हैं। नंबर 3 के लिए जो है वो ये चश्मे के जैसी आकृति, जैसे 2-3 आपस में मिलकर एक चश्मे जैसी आकृति बनाते हैं। 4 के लिए एक नाव जैसी आकृति हमें दिखाई देती है, पाल वाली नाव। 5 एक हुक के जैसा प्रतीत होता है। वहीं नंबर 6 हॉकी से काफ़ी मेल खाता है। 7 जो है जैसे पानी का एक झरना है, आ रहा है और वो गिरता है, तो ये 7 के जैसी आकृति बनाता है। 8 से डमरू के जैसा 8 लगता है और एक जो बलून है, गुब्बारा जो है, वो धागे के साथ करीब 9 के अंक जैसा बनता है। 10 में हम बैट बॉल की कल्पना कर सकते हैं। इस तरह से 10 तस्वीरों को हमने एक क्रम में रखा। 5 शब्द मैं आपको और देता हूँ। जैसे यहाँ 11 नंबर के लिए हम कल्पना कर सकते हैं 2 बड़े बिल्डिंग्स, जैसे कि ट्विन टावर्स, WTC, कुछ भी। इसी तरह से 12 से अगर हम उसको ध्यान से यहाँ बोर्ड पर देखें तो वो एक रैबिट, खरगोश के जैसी शेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी तरह से नंबर 13 को देखें तो 1 और 3 मिलके B जैसा बनता है और B फॉर ब्रेन हम एक तस्वीर और एक शब्द बना सकते हैं। इसी तरह 14 से H, हार्ट जो है वो हम शब्द बना सकते हैं। और 15 से 15 अगस्त अचानक राष्ट्रीय ध्वज और 15 अगस्त जो है, तो ये कुछ तस्वीरें हमने तेज़ी से एक क्रमबद्ध तरीके से नंबर्स के साथ हमारे दिमाग में एक ढांचा हमने बना लिया। अब अगर इस ढांचे के साथ हमें नई सूचनाओं को याद रखना हो, मान लीजिए राष्ट्रपतियों के नाम याद रखना हो, तो बहुत ही सरल हो जाएगा। इन नंबर, इन चित्रों से हम राष्ट्रपतियों के नाम याद कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल अचंभित कर देने वाली बात है। आप हमको आज सिखाई दीजिए इस चीज़ को। हाँ, देखिए, एक एक करके हम लेते हैं। जैसे अब हम ये तो 15 शब्द हमारे दिमाग में पहले से पड़े हैं। नई 15 सूचियों को या उसको पूरी सूची को एक एक करके लेते हैं। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति का नाम तो करीब करीब सबको याद रहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उनके नाम में राजेंद्र जैसे राजा, तो सबसे प्रथम उन्हीं को स्थान मिला। और अब वो सबको ध्यान है, 2 नंबर से चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि तस्वीरें एक बहुत बेहतर आधार का काम करती हैं किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए। दूसरे जो हमारे राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राधा और कृष्ण की जो तस्वीर है वो एक आधार का काम कर सकती है। और नंबर 2 पर हमारे पास बतख है। राधा और कृष्ण के साथ हम बतख को जोड़ के अगर दिमाग में देखें तो दूसरे राष्ट्रपति साहब का नाम हमें आसानी से याद हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। अब तीसरे नंबर पे जैसे हमने चश्मा हमारा एक आधार बनाया हुआ है, और जाकिर हुसैन साहब से कोई भी एक तस्वीर हम अपने दिमाग में बना लें, जैसे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो एक चश्मा लगा के और तबला बजा रहे हैं। तो कोई भी विजुअल जो है
कोई भी तस्वीर अगर जिस तरह से भी आधार का काम करेगी तो तुरंत आपको याद हो जाएगी। चौथे नंबर पे हम देखें सेल बोट, जो नाव है वो हमारे पास है। और चौथे नंबर के जो हमारे राष्ट्रपति हुए वो थे वी गिरी साहब। अब वी गिरी से क्या हमारे मन में जो है चित्र आता है, मैं एक प्रशिक्षण के समय जो है उदयपुर में था और वहाँ मैंने बच्चों से ये पूछा। 8 साल के छोटे से बच्चे ने कहा साहब बोट में से बीवी गिरी। हम इतना हंसे उस बात पर, लेकिन वो तस्वीर एक ऐसी तस्वीर हो गई कि सेल बोट में से बीवी गिरी, फिर उनको वापस नाव में बिठाया। तो लेकिन वो सहज ही उनके नाम से एक अलग तस्वीर निकली और वो याद हो गया। 5वें नंबर पे हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। और 5 नंबर पे जैसे हमने मेंटल हुक की बात की थी वो है हुक। तो न्याय की मूर्ति को हमने हुक में लटका दिया, तो वो हो गए न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब एक ही क्रम में हम याद करते चले जा रहे हैं। 6ठे नंबर पे जो राष्ट्रपति थे वो वी गिरी साहब थे। और हॉकी हमारा वहाँ पर आधार शब्द है, तो हॉकी खेलते हुए बीवी गिरी, वो वापस से उसको आप कल्पना कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। और जैसे 7 नंबर पे हमने बात की थी पानी का झरना, हमने दिमाग में एक आधार लिया हुआ है और उसके साथ हमें नाम याद रखना है। साथ में जो राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली साहब। अब फ़खरुद्दीन अली साहब को जब हम कल्पना करेंगे झरने के साथ तो क्या सोच सकते हैं, जैसे अली झरने में खेल रहे हैं और फिक्र होने लगी माता पिता को, तो फ़खरुद्दीन अली साहब, अली के बारे में फ़िक्र होने लगी, झरने का पानी था, डर लगने लगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसी तरह से बीडी जट्टी साहब हैं, तो जैसे हम जट्टी तो जटाओं की बात करते हैं और जटाओं से शिव याद आते हैं और शिव से डमरू याद आता है, तो जट्टी साहब 8वें नंबर पे थे, शिव के डमरू के साथ, आसानी से याद रख सकते हैं। नीलम संजीवन रेड्डी 9वें नंबर पे थे और 9 पे नीला रंग और नीले रंग का बलून और 9 नंबर जैसा दिखता है, तो वो एक आधार की तरह काम करेगा और नीलम संजीवन रेड्डी 9 नंबर पे थे। 10 पे ज्ञानी जैल सिंह जी हुए। बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे और वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, वहाँ नहीं खेलना चाहिए, तो उनको किसी ने ज्ञान दिया, समझाया कि बेटा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जेल हो सकती है, तुम अलग जाके खेल के मैदान में खेलो। एक एक करके 10 राष्ट्रपतियों के नाम आपको याद होते चले गए। और 11वें राष्ट्रपति अगर हम देखें तो 2 बड़ी बिल्डिंगें हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में धमाका हुआ, तो एक विकट संकट आ गया था, तो वेंकट रमन वो 11वें नंबर पे थे, तो वो विकट संकट। और वो जो तस्वीर है बिल्डिंग की, वो एक छोटे से आधार और क्लू का काम कर रही है। 12 नंबर पे जैसे हमारा क्लू है खरगोश, और खरगोश पे किसी को बहुत दया आई, भगवान शंकर को बहुत दया आई, तो शंकर दयाल शर्मा 12वें नंबर पे थे। और 13वें नंबर पे KR नारायणन साहब थे, तो नारायण नारायण, और नारायण नारायण से हमें जो है नारद जी याद आते हैं, ही वॉज वेरी ब्रेनी। एंड 13 नंबर पे B फॉर ब्रेन, तो हम नारायण वो याद रख सकते हैं। इसी तरह से 14 नंबर पे हमने आधार लिया हुआ है हृदय, हार्ट, नंबर 14 से। और हार्ट में कलाम साहब को हम सब बहुत इज्जत करते हैं, वो हमारे हार्ट में रहते हैं, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। और 15 अगस्त पे हम देख सकते हैं कि प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल जो है प्रतिभाओं को पुरस्कृत कर रहे हैं। तो कुछ तस्वीरों को जब हमने आधार मान के चीज़ों को किया, तो अब हमें सारे के सारे राष्ट्रपतियों के नाम ठीक उसी क्रम में कौन से नंबर पे कौन थे सहज रूप से याद हो गए। अब मैं आपसे पूछूं कि 6 नंबर पे कौन थे, तो आप कहोगे 6 नंबर पे हॉकी है, और हॉकी से क्या हुआ था, अच्छा वी गिरी साहब। और मैं पूछूं चौथे कौन थे, तो भी आप बता देंगे कि वो वी गिरी साहब चौथे नंबर पे भी थे। तो इस तरह से सहजता से इसे किया जा सकता है। जिस तरह से आपने बताया कि पिक्चर्स को एसोसिएट करके हमने एक लिस्ट याद कर ली, इस तरह से हम कोई सी भी लिस्ट याद कर सकते हैं। हाँ, किसी भी तरह की सूची, कोई भी तरह की लिस्ट अगर ठीक एक क्रम में हमें याद रखनी है तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको 15 तस्वीरों को एक खास ढांचेगत तरीके से करके बताया, तो आपने 15 चीज़ों को याद रख लिया। इसी तरह से मेरे दिमाग में करीब 10,000 इस तरह के वो ढांचे बने हुए हैं, और इसी तरह से मैं 10,000 चीज़ें एक बार सुन के याद रख लेता हूँ। तो जैसे जैसे हम ये तस्वीरें बढ़ाते चले जाते हैं, आधार बड़ा होता जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएँ उसके ऊपर रखी जा सकती है। जब कमलेश जी ने कहा कि स्ट्रक्चर टेक्निक, मुझे लगा कि बहुत ही भारी शब्द है और बहुत भारी कोई टेक्निक होगी, लेकिन जब कमलेश जी ने समझाया तो ऐसा लगा कि तो बहुत सरल है और कितने आसानी से, क्योंकि हम सभी के दिमाग में कुछ चित्र रहते हैं जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, और जो चीज़ हम देखते हैं, खासतौर से जो पिक्चर्स हम देखते हैं, उनको एसोशिएट करके अगर हम कुछ याद करते हैं तो हमें बहुत जल्दी याद होगा और बहुत समय तक हमें याद रहेगा। सिर्फ हमारी कल्पना शक्ति को हम इस्तेमाल करके हमारे दिमाग में जो पिक्चर्स हैं, जो रोज़मर्रा हम चीज़ें देखते हैं, उनसे जोड़ के हम कितनी चीज़ें याद रख सकते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर टेक्निक। और इसे इतनी सरलता से हमें कमलेश जी ने याद कराया है।
और ऐसा नहीं है, लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके बहुत कुछ सीख चुके हैं। पर वो कहते हैं ना पुनीत, जो चीज़ हम देखते नहीं है, जब तक हम मानते ही नहीं है, जब हम किसी के मुंह से सुन लेते हैं कि हाँ हमने ये किया है, तभी हम उस पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल अनुपमा, हम ऐसे लोगों से अभी बस रूबरू होने ही वाले हैं। दस्तक देते रहिएगा, दस्तक देते रहिएगा, दीवारों में भी दरवाजे हो जाएंगे। ऐसे दो शख्सियत जिन्होंने इस तरह की दस्तक देने की बात ठानी और दस्तक देते रहे और जीवन में सुगमता पाई, ऐसे दो लोग आज हमारे साथ में हैं। सूरज मेहता जी, आप साइंस टीचर हैं, आप सिरसा हरियाणा से आए हैं, और साथ में है राजीव कपूर जी, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप भी सिरसा हरियाणा से आए हैं। दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सूरज जी, आप बताएं कैसे आपने इन टेक्निक्स के बारे में जाना, क्या मुश्किलात आपके सामने आई थी और किस तरह से आपने अब सुगमता की तरफ पहुंच चुके हैं? सर, ऐसा है कि बीइंग ए टीचर, जब मैं पहले बच्चों को पढ़ाया करता था, मेरा सब्जेक्ट साइंस है, साइंस पढ़ाया करता था, तो अपनी ओर से पूरा कोशिश करते थे कि बच्चों को हर चीज़ बड़े अच्छे से समझाएं। तो बच्चों को समझा देना मतलब अपना पूरा एक तरह से दम लगा देने वाली बात हो जाती थी, जब तक मैंने टेक्निक्स को नहीं देखा था। तो टेक्निक्स देखने के बाद में मुझे समझ आया कि सिर्फ समझा देना ही काफ़ी नहीं है, और मुझे लगा कि मैं बच्चों के साथ सही न्याय भी नहीं कर रहा हूँ। बच्चों को अच्छी तरह चीज़ समझा देना, फिर बोल देना बच्चे इसको होमवर्क करके लाओ। और इन टेक्निक्स को देखने के बाद में, विशेषकर 5S के बाद देखने के बाद में मुझे लगा कि बच्चों को याद कराना भी एक टीचर की मॉरल ड्यूटी बन जाती है। तो अब मेरे पढ़ाने का पूरा तरीका ही बदल गया। अब क्या होता है कि 80% जो बच्चों का होमवर्क है क्लास में ही पूरा हो जाता है, और बच्चे इतने खुश हैं अब, वो वेट करते हैं कब हमारा साइंस का पीरियड आएगा। और न केवल बच्चे, बाकी पूरा स्टाफ भी चाहता है कि सूरज हमें ये बताएं कि सर आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। वो साइंस के पीरियड की पूरा वेट करते रहते हैं, कब साइंस का पीरियड है, हम साइंस पढ़ेंगे। और बच्चे बहुत उसको जब घर जाके लेते हैं तो इतना उसको ऐसा टेंस नहीं लेते हैं, उसको रट्टा, जैसे चीज़ वो रट्टा माना होता है वैसा नहीं लेते हैं। बस जाते हैं, खाली देखते हैं, चाहिए ये हो गया, बस इतना। मुश्किल से वो 15 से लेकर 20 मिनट में अपना पूरा वो जितना होमवर्क करवाया करके साइड में कर देते हैं। एंड दे वे हैप्पी, बहुत खुश हैं वो लोग। जैसा सूरज जी ने उन टेक्निक्स को इस्तेमाल में लाया, और हमारे तमाम दर्शक जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं इसको सिर्फ देखने के लिए दृष्टिकोण से नहीं रखें, एक जानकारी या सूचना के बतौर न लें। ये पूरी तरह से जीवन में अमल में लाने वाला प्रोग्राम है, उसे देखते रहें। अगले हमारे गेस्ट हैं राजीव कपूर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इन टेक्निक्स को किस तरह से जीवन में उपयोग में ला रहे हैं। नमस्कार जी, मैंने 5S का सिस्टम अपने बेटे को करवाया, तो एक हफ्ते के अंदर मैंने अपने बेटे में इतना चेंज पाया कि वो फॉलो करने लगा उस सिस्टम को सारा, तो वो चीज़ों को एंजॉय करने लगा, उसको याद करने लगा पढ़ाई में। तो फिर इस तरीके से फिर मैं भी उसके साथ थोड़ा जुड़ के मैंने भी कुछ उससे बहुत कुछ सीखा है, जैसे 50 शब्दों की सूची और ये क्रम वाइज, उसके लिए मैं खुद सीख गया हूँ। सूरज जी और राजीव जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा किस तरह से आप इन टेक्निक्स को यूज़ करके वही सुगमता या सरलता का मार्ग अपना सकते हैं, और जीवन की खुशी का राज भी यही है, जितना सहज होंगे, जितने सरल होंगे, उतना ही आपको जीवन में भी आनंद आएगा। ये टेक्निक्स न केवल आपको याद करने का माध्यम बन रही हैं, बल्कि आपके जीवन में खुशियाँ भी ला रही हैं। अनुपमा, आप क्या कहती हैं? दोस्तों, इनकी बात सुन के ऐसा लगता है कि ये जो टेक्निक है, स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स तीनों के लिए इतनी कारगर सिद्ध हुई है। बच्चों को पढ़ने में मज़ा आने लगा, पेरेंट्स को पढ़ाने में मज़ा आने लगा, और टीचर्स को भी पढ़ाने में और मज़ा आने लगा, क्योंकि उनके बच्चे जल्दी लर्न करने लगे। और इससे एक लाइफ में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, वो कितनी आसानी से बन गया। कितनी अच्छा, मतलब जीवन में हम सिर्फ ये नहीं कि हम लर्न कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐड कर रहे हैं टेक्निक सीख के। अब कमलेश जी, हमारे स्टूडियो में जो दर्शक आए हुए हैं वो काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत उत्साह है आपकी टेक्निक सुनने के बाद, वो कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो दर्शकों, आगे आइए और उठाइए अपने सवाल कमलेश जी से। सर, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्या ये हमारी जो पुस्तक होती है उसको हम ये स्ट्रक्चर के माध्यम से पूरी याद रख सकते हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बिल्कुल याद रख सकते हैं। पहले जिस भी क्लास में या जिस भी कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ बुक्स हैं, उनमें कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में क्या टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं, वो सबसे पहले दिमाग में बिठा लेने चाहिए, वो सबसे पहले याद कर लेने चाहिए। जैसे कि अभी हमने स्ट्रक्चराइजेशन की तकनीक में बात की थी, तस्वीरों के माध्यम से और कल्पना के माध्यम से। एक बार वो ढांचा बन जाए, ये किताब है, इसमें 10 चैप्टर हैं, हर चैप्टर में ये इतने इतने पॉइंट्स और ये सब पॉइंट्स हैं, उस ढांचे को बनाने के बाद जब आप पूरी किताब को एक बार पढ़ोगे तो वो ठहर जाएगी आपके दिमाग में, स्टोर हो जाएगी, और आप उसको बहुत लंबे समय बाद भी रिकॉल कर पाओगे। बिना उस स्ट्रक्चराइजेशन के आप कितनी बार भी उस किताब को पढ़ो, आपके लिए उसे याद रखना मुश्किल होगा। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ
कि जैसे अपने ये जो भी चीज़ याद करते हैं तो इनका कोई ये सिस्टम है क्या सर जो डिलीट भी कर सकते हैं क्या सर? जैसे अनावश्यक चीज़ें होती है जैसे याद कर ली, इतनी कितनी सारी सूचनाएं याद कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ सर। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बहुत सारी चीज़ें जो भी हमारे दिमाग में आती हैं, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि वो हर चीज़ जो कुछ आपके साथ घटित हो रहा है वो अपने आप दिमाग में याद हो रहा है। जो चीज़ें आप याद नहीं रखना चाहते हैं वो भी दिमाग में होती हैं, लेकिन अगर आपकी उसके प्रति अरुचि है तो धीरे धीरे वो आपकी अनकॉन्शियस मेमोरी का हिस्सा बन जाती है, जिसको अचेतन मेमोरी कहते हैं। और अचेतन मेमोरी में जाने के बाद आपको लगता है कि मैं उसे भूल गया, लेकिन अक्सर वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो एक बार आपके दिमाग में चला गया वो सदा वहाँ रहता है। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपसे सारे दिन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम? आप जानना चाहते हैं कि स्ट्रक्चराइजेशन को दैनिक क्रिया का या जो डेली लाइफ है उसमें स्ट्रक्चराइजेशन की क्या भूमिका है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, ना केवल पढ़ाई में बल्कि ये स्ट्रक्चराइजेशन एक जो जीवन शैली है उसमें भी अगर आ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट वो जो है दे सकता है। हमारा उठने का समय क्या है, तैयार होने का क्या समय है, पढ़ने का क्या समय है, कौन सा किताब कब पढ़ने का क्या है। तो एक जिसको हमारे मनीषी अनुशासन कहते थे, एक जीवन शैली कहते थे, अगर वो चीज़ आ जाए लाइफ में तो हमारी याददाश्त पे उसका एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम स्ट्रक्चर का प्रयोग कंपटीशन एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ता है और इतना सारा बड़ा उसका सिलेबस होता है। विद्यार्थी अक्सर चीज़ों को याद करते चले जाते हैं और दिमाग में कोई उनके ढांचा नहीं होता कि अगर जीके याद करनी है तो जीके में आखिर क्या क्या याद करना है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में क्या क्या करना है। इसलिए अगर उसका एक पूरा ढांचा बना करके पूरे टॉपिक सब टॉपिक का उस तरीके से पहले उसको एक बार दिमाग में रख लिया जाए और फिर चीज़ों को पढ़ा जाए तो बहुत ही सुगमता से, आसानी से उसे याद रख सकते हैं और कॉम्पिटिशन्स में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय बहुत तेज़ी से और बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हम चाहें तो इस रफ्तार को पकड़ लें और चाहे तो पीछे रह जाए, पर हम खुला आकाश में ये चाहते हैं कि आप आज के ज़माने, आज के समय के साथ चलें और आगे निकलें। और इसी के लिए हमने चुना है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हर क्षेत्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम ह्यूमन ब्रेन कहते हैं। हम उसकी कैपेसिटीज़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी याददाश्त बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप भी एक सफल व्यक्तित्व बन सके। अब आपके दिमाग में जो भी कठिनाई है उसे सरलता की तरफ ले जाएं। बस पेन उठाएं और चिट्ठी लिखें, लेकिन चिट्ठी के लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है प्रोग्राम खुला आकाश, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। जयपुर दूरदर्शन का कार्यक्रम खुला आकाश, याददाश्त बढ़ाने का एक अनोखा प्रयास। नमस्कार।